तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स शीट 2023 में स्वागत है। आज है मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 11 और इसके पहले हम लोगों ने 10 टेस्ट सॉल्व किए हैं, यानी लगभग 200 क्वेश्चन। अब असहयोग आंदोलन के पहले जितनी भी घटनाएं हो चुकी थी उसको हम लोग देख चुके हैं। आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे 100 क्वेश्चन में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो 1939 के बीच में घटनाएं घटित हुई हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज का आज पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में जैसा कि पहले होता आया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 यानी 5 टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन ईच वीडियोस में मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको टेस्ट अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फुल लेंथ की भी टेस्ट सीरीज चालू है जिसमें हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज यानी पार्ट 4 जल्द ही अपलोड होने वाली है। ठीक है, उसमें भी लगभग 700 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करें तो शुरुआत में पूछा है ऑप्शन 1 में, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन 1, तुर्की के प्रति ब्रिटिश रवैये के संबंध में अखिल भारतीय खिलाफत समिति में केवल मुस्लिमों को सदस्यता प्राप्त थी। ठीक है। ऑप्शन 2, खिलाफत समिति में मुसलमानों के बीच कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचार की निंदा की थी। तो आपको बताना है कि खिलाफत मूवमेंट के समय जो है उसमें ये दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन तुर्की के ब्रिटिश रवैये को समझाने के लिए किया गया था। अंग्रेजों द्वारा खलीफा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के कारण भारत सहित पूरे विश्व में मुसलमानों में एक आक्रोश की लहर दौड़ गई थी उस टाइम, और इस समिति के अध्यक्ष स्वयं जो है महात्मा गांधी थे, इसलिए गैर मुस्लिमों को भी सदस्यता प्राप्त थी। ठीक है, अगर आपको खिलाफत मूवमेंट के बारे में पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। जब इसमें गांधी जी शामिल थे इसके अध्यक्ष के रूप में तो इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल थे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जो है ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा, यानी इसमें सही पूछा है। तो देखिए ऑप्शन 1 जहाँ पहले उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एक में, एक सी में है, एक और ए में है। अब बात करेंगे ऑप्शन 2 की। तो इसमें जो खिलाफत समिति में मुसलमानों के बीच कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचार की निंदा की थी, ये बात गलत है, बल्कि उन्होंने बड़ी मात्रा में बढ़ चढ़कर इसका समर्थन किया था। ठीक है, और ये विचार गांधी जी के थे, तो गांधी जी इससे जुड़े थे खिलाफत आंदोलन से, तो ये इसके विरोध कर ही नहीं सकते थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 भी गलत, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। इधर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1, गांधीवादी तरीकों में विश्वास की कमी के कारण तिलक ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। ऑप्शन 2, असहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषदों का निर्विरोध बहिष्कार हुआ था। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक सत्याग्रह जैसे गांधीवादी तरीकों को, यानी उनकी जो गांधीवादी विचारधारा थी और सत्याग्रह जैसी विचारधारा थी उसमें जो है कम विश्वास रखते थे ये, और धार्मिक कारणों के कारण मुसलमानों के साथ एकजुट होने के खिलाफ थे। हालांकि असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो असहयोग आंदोलन के पहले ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी, इसके पहले भी वो, उनकी जो सोच थी एक धार्मिक सोच, उसके कारण ये मुसलमानों के साथ उनका संबंध कुछ खास अच्छा नहीं था। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है गलत है। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं, यानी ऑप्शन 1 जहां होगा वो सही होगा। देखिए ऑप्शन बी में ऑप्शन 1 नहीं, इसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के। तो इसमें पूछा है
असहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषदों का निर्विरोध बहिष्कार हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। अगर विधान परिषदों के बहिष्कार की बात करें तो इसका बहिष्कार निर्विरोध नहीं था। सी आर दास यानी चतुरेंद्र दास जैसे कुछ कांग्रेस नेताओं ने विधान परिषद के बहिष्कार का विरोध किया था, किंतु बाद में कांग्रेस के फैसलों पर सहमत हो गए थे तथा विधान परिषद में चुनाव में बढ़ चढ़कर ये लोग हिस्सा लिए थे। 1920 के चुनाव की बात करें जो 1920 में चुनाव हुआ था, उसमें नेताओं और मतदाताओं द्वारा बहिष्कार किया गया था। ठीक है, इस प्रकार ये भी गलत है, यानी इसमें बात करेंगे तो सही नहीं पूछ रहा है, एक और दो दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों में नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 असहयोग आंदोलन की पुष्टि व समर्थन। ऑप्शन 2 संवैधानिक दायरे से बाहर की धारणा व साधनों की वैधता। ऑप्शन 3 इंडियन लिबरेशन फ्रंट का गठन। ऑप्शन 4 जिन्ना का कांग्रेस का समर्थन। तो आपको बताना है जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसके संदर्भ में इन 4 विचारों में से या 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो अगर बात करें तो कलकत्ता में सितंबर 1920 में विशेष सत्र में कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत की गलतियों को दूर करने और स्वराज की स्थापना एक सहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। दिसंबर 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो इसी सत्र के दौरान जो है कांग्रेस ने अतिरिक्त संवैधानिक साधनों को अपनाने जो साधन थे उनको अपनाने पर सहमत व्यक्त की थी। ठीक है, और इसी सत्र के दौरान यानी नागपुर अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस था उनका जो है एक लक्ष्य बन गया था कि संवैधानिक माध्यमों से ही स्वराज को प्राप्त करना था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 भी इसी दायरे के अंतर्गत आता है, यानी नागपुर अधिवेशन के ही। इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें तो इंडियन लिबरेशन फ्रंट का गठन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कांग्रेस से बाहर किया गया था। इसका गठन कांग्रेस नागपुर अधिवेशन का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो इसका गठन आपको ध्यान रखना है, इसका गठन किसने किया था, इसका गठन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और 4 की बात करें तो 4 भी सही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल के साथ कांग्रेस द्वारा संविधान उत्तर साधनों का उपयोग पर सहमत के विरोध में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी थी। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे तो 1 और 2 नागपुर अधिवेशन से सुमेलित है। अब बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो निम्नलिखित कथनों पर असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 अखिल भारतीय स्तर पर पहला औपचारिक गांधीवादी आंदोलन था। ऑप्शन 2 आंदोलन सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध था। ऑप्शन 3 आंदोलन का उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। तो आपको बताना है असहयोग आंदोलन के संबंध में जो ये 3 विचार दिए गए हैं उसमें से कौन कौन सा सही है। तो चलिए पहले हम लोग विचार कर लेते हैं। ऑप्शन 1 पर विचार करें तो असहयोग आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम औपचारिक गांधीवादी आंदोलन माना जाता है। गांधी के पहले आंदोलन जैसे अगर बात करें सबसे पहले चंपारण था, अहमदाबाद और खेड़ा, ये क्या थे, इनकी जो प्रकृति थी वो क्या थी, एक क्षेत्रीय और स्थानीय थे। ठीक है, इनका पूरा अखिल भारतीय पर मौजूद नहीं था। हालांकि जब रॉलेट सत्याग्रह को पहली सामूहिक हड़ताल माना जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी का पहला औपचारिक अखिल भारतीय आंदोलन था। तो इस प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला औपचारिक आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही नहीं है, यानी असहयोग आंदोलन सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध नहीं था। इसका उद्देश्य मात्र सरकार के काम काज में सहयोग नहीं करना था। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना नहीं था। ठीक है, असहयोग का मतलब ही यही था, इसमें कानून तोड़ने की बात कर रहा है।
ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी गलत है। क्यों गलत है? 1929 1929 की बात है। उसमें कांग्रेस के लाहौर में अधिवेशन चल रहा था। उस दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, न कि असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 1929 में जब लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के मनोनीत अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है सही है। बाकी लाहौर अधिवेशन की बात करें तो लाहौर अधिवेशन में ही गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था। पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता स्वराज्य दिवस तक तय किया गया था, जिसे हर जगह मनाया जाएगा। ठीक है, और भी थे, लेकिन अभी असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, चौरा चौरी और काकोरी डकैती की घटनाएं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन 2, लॉर्ड रेडिंग असहयोग आंदोलन के शुरुआती और वापसी के दौरान वायसराय थे। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग विचार कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर चौरा चौरी की घटना की बात करें तो चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? चौरा चौरी की घटना हुई थी 1922 में। और काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। ठीक है, और इस घटना के दौरान लॉर्ड रीडिंग जो थे भारत के वायसराय थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। हालांकि चौरा चौरी की हिंसक घटना के तुरंत बाद ही लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 भी इसमें सही नहीं है। यानी इसका अगर देखेंगे तो व्युत्क्रम दिया गया, उल्टा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या पूछा है? 6 ने पूछा है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त? ऑप्शन 1, संपूर्ण आंदोलन के दौरान मध्यम वर्ग ने उत्साह से भाग लिया था। ऑप्शन बी, सभी बड़े व्यवसायों ने आंदोलन को व्यापक समर्थन प्रदान किया था। ऑप्शन सी, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल इस आंदोलन के सम्मिलित कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन डी, आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर सविनय अवज्ञा की घटनाएं देखी गई थी। तो आपको बताना है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय सबसे उपयुक्त जो घटनाएं घटी थी उसमें कौन सा इसमें सही है। 4 कथन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है। तो अभी हमने जो है चर्चा की, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरे चरण के रूप में शुरू होने की उम्मीद थी। फिर गुंटूर आंध्र प्रदेश, मिदनापुर बंगाल में यूनियन बोर्ड करों के खिलाफ कर मुक्त आंदोलन के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ उदाहरण देखे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो डी होगा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, उपरोक्त कथन में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन। ऑप्शन 3, बिहार विद्यापीठ की स्थापना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी, 1916 को। ठीक है, और दरभंगा के महाराजा और इसके साथ मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, एनी बेसेंट द्वारा असहयोग आंदोलन के पूर्व ही ये की जा चुकी थी। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें तो ये भी सही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी। 1906 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था इस दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन, इस दौरान जो है ये गठित हुआ था। इसके अलावा बिहार विद्यापीठ की बात करें, एक सेकंड, तो असहयोग आंदोलन के दौरान
शैक्षणिक संस्थान जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ में जामिया इस्लामिया आदि की स्थापना की गई थी। तो ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें बिहार विद्यापीठ भी शामिल है, तो ये सही है, यानी ऑप्शन 3 भी सही है। यानी इसके अलावा अगर बात करें तो एक तो काशी विद्यापीठ, ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे गुजरात विद्यापीठ और जामिया, ये दोनों जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है स्थापित किए गए थे, मतलब इसके साथ बिहार भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, कांग्रेस के गया अधिवेशन में ने स्वराज पार्टी की मान्यता दी थी। ऑप्शन 2, स्वराज पार्टी ने 1923 में 23 के चुनाव में कांग्रेस के बाहर एक इकाई के रूप में भाग लिया। तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 की बात करें तो कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में, तो गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में। किसने किया था, CR दास ने किया था, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्वराजवादियों के विचार से सहमत नहीं थी कि परिषदों को या तो समाप्त या संशोधित किया जाए, और इसके लिए अध्यक्ष पद से CR दास और सचिव पद से मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा दे दिया था। और स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी गलत है, ठीक है। यानी कांग्रेस जो नो चेंजर्स थे, यानी जिनको बदलाव नहीं चाहिए, वो राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालचारी, MN अंसारी, जो रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहते थे, और एक प्रो चेंजर्स थे, यानी जो बदलाव चाहते थे, जो परिषद में प्रवेश करना चाहते थे और उन्हें बेनकाब करना चाहते थे, ठीक है, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सॉरी ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में कौन स्वराजवादियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन ए, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन ने स्वराजवादियों को कांग्रेस के एक भाग के रूप में परिषदों में काम करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल ने परिषद में प्रवेश करने के विचार को विरोध किया था। ऑप्शन सी, उनका लक्ष्य स्वशासन प्राप्त करना या परिषदों के कामकाज को नष्ट करना था। ऑप्शन डी, उन्हें 7 प्रांतीय विधानसभाओं में स्पष्ट बहुमत मिला। तो आपको बताना स्वराजवादियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त यानी लीस्ट अप्रोप्रिएट जो है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन जो है लीस्ट अप्रोप्रिएट है। तो इसमें जो शुरुआत के A, B, C हैं वो एकदम सही हैं, लेकिन अगर लिस्ट की बात करें तो ऑप्शन जो इसमें डी है वो गलत है। यानी स्वराजवादी परिषदों को स्वराजवादियों को केवल मध्य प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला। वह 1937 के प्रांतीय चुनाव था जहां कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में बहुमत मिला था, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 में क्या पूछा है, इसमें उपरोक्त में से कौन से स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों द्वारा किए गए कार्यों का वांछनीय परिणाम था। यानी जो नो चेंज में शामिल थे, नो चेंजर, यानी राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालचारी, MN अंसारी। तो इस प्रकार इसमें बताना है आपको कौन से वांछनीय परिणाम थे। ऑप्शन ए की बात करें, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की हार। ऑप्शन 2, परिषद के कार्य को जन संघर्ष के साथ समन्वित करना। ऑप्शन 3, विदेशी कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार। ऑप्शन 4, केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में एक भारतीय का चुनाव। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से सही हैं और किसके संबंध में, स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों द्वारा किए गए कार्यों। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 और 4 ये दोनों सही थे, यानी सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की हार, इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्ष के रूप में एक भारतीय का चुनाव, ठीक है।
यानी सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक जो 1928 की हार की बात करें, स्वराजवादियों की उपलब्धियों में से एक था। इसके अलावा स्वराजवादियों की उपलब्धियों में बात करें तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये भी एक उनके वांछनीय परिणाम थे। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कांग्रेस में वामपंथी घुसपैठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन एक, वे पूर्ण स्वराज की मांग के साथ सामाजिक न्याय को मिलाने में विश्वास करते थे। ऑप्शन दो, उन्होंने स्वराजवादियों को खारिज करते हुए नो चेंजर्स के रचनात्मक कार्यों को दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। तो इसमें बताना है आपको कौन सा गलत है कांग्रेस में वामपंथी घुसपैठ के संबंध में। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है कि वे पूर्ण स्वराज की मांग के साथ साथ सामाजिक न्याय को मिलाने में विश्वास करते थे। इसके अलावा बात करें ऑप्शन दो की, तो ऑप्शन दो जो है गलत है। वे गांधीवादी तरीकों से असंतुष्ट थे, ठीक है, और परिवर्तन न करने वाले और स्वराजवादियों दोनों के खिलाफ थे। वे समाज के मुद्दों को हल करने के लिए एक कट्टरपंथी समाधान में विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन दो गलत है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दो गलत है, गलत पूछा है, इसमें ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें पूछा है 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन और उसको औपचारिक रूप दिया गया था। ऑप्शन दो, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पत्रिका वेंगार्ड के संस्थापक थे। कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन एक की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में ताशकंद में दूसरे जो कम्युनिस्ट के बाद एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। हालांकि 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नींव को औपचारिक रूप दिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है वो गलत है। ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है कानपुर में केएनपी में 1925 में, और ये वैसे जो है कम्युनिस्ट पार्टी वो 1920 में ताशकंद में। ऑप्शन दो की बात करें तो एम.एन. रॉय ने कॉमिंटर्न के नेतृत्व में के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने एक कम्युनिस्ट पत्रिका वेंगार्ड भी लिखी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन दो जो है सही है। तो इसमें गलत पूछा, ऑप्शन एक जो है सही होगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। घटना स्थल दिया गया है, उनका संबंध आपको दर्शाया गया है, तो आपको सही उत्तर बताना है। पहला बात किया गया है मेरठ षड्यंत्र की। इसका संबंध कम्युनिस्ट साम्यवादी से। दिल्ली षड्यंत्र सैंडर्स की हत्या, लाहौर षड्यंत्र लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास, मनिकतला षड्यंत्र राजा के विरुद्ध युद्ध। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित है। अगर बात करें मेरठ षड्यंत्र की, ठीक है, यानी मेरठ कॉन्स्पिरेसी की, तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी जो है 1929 में, ठीक है, साम्यवादियों, वामपंथी नेताओं और श्रमिक संघवादियों के कई नेताओं की गिरफ्तारी और मुकदमे संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो दिल्ली षड्यंत्र मामला 1912 में हार्डिंग की हत्या के प्रयास से संबंधित था। राजधानी कलकत्ता में दिल्ली के स्थानांतरित के दौरान उनके जुलूस पर बमबारी की गई थी। कहा जाता है कि इसे रासबिहारी बोस ने रचा था। तो इस प्रकार दिल्ली षड्यंत्र का मामला जो है हार्डिंग की हत्या से था, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या। तो इस प्रकार ऑप्शन दो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन तीन की बात करें तो लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था वो हुआ था 1928 में, और इस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इस मामले में पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या शामिल थी, जो लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण बनने वाला एंटी साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था, उसके लिए जिम्मेदार था। तो ऑप्शन तीन भी जो है गलत है। तो लाहौर षड्यंत्र अगर सैंडर्स की हत्या शामिल होता तो ये सही होता। ऑप्शन फोर की बात करें तो ऑप्शन फोर सही है, यानी मनिकतला षड्यंत्र की बात करें तो अलीपुर षड्यंत्र मामला या मनिकटोला बम मामला या मुरारी पुकुर षड्यंत्र मामला अरबिंदो घोष और
बरिंद्र घोष के मुकदमे का कारण बना। उन पर राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था। यह देशद्रोह के बराबर था। तो इस प्रकार इसमें 1 और 4 जो है सुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। संगठन घटना दी गई है, संबंधित व्यक्तित्व दिया गया है। ऑप्शन 1 अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दीवान चमन लाल। ऑप्शन 3 बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 4 भारतीय लीग आनंद मोहन बोस। तो आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो उसमें अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 1928 में किसने किया था? जवाहर लाल नेहरू ने। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जैसे श्रमिक संघ कांग्रेस का गठन जो है 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था और दीवान चमन लाल इसके महासचिव थे। ऑप्शन 3 की बात करें तो बरदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात, ठीक है, गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन 4 की बात करें तो भारतीय लीग की बात करें तो 1875, एक सेकंड, तो भारतीय लीग जो जैसे बता रहे थे 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित एक कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है ऑप्शन 4 इसमें गलत है, ऑप्शन 3 सही है, यानी इसमें 2 और 3 सही है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप था। ऑप्शन 2 गांधी इरविन समझौते के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। ऑप्शन 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन ने प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करने की मांग की थी। कौन सा कथन सही है? तो आपको इसमें सही कथन बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो नैतिक या दार्शनिक कारणों से कानूनों का पालन करने से इनकार करते थे। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी सही है, यानी जब गांधी इरविन का समझौता हुआ था तो इसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। इस पर महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित किया था। 5 मार्च 1931 को। इसके अलावा ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 की बात करें 3 गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नियमों और प्रशासनों के एक विशिष्ट प्रकार जैसे नमक कानून को तोड़ने आदि को करके सरकार के कामकाज में बाधा डालने की मांग थी। तो इस प्रकार जो है इसमें 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 में क्या पूछा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 असहयोग आंदोलन का उद्देश्य सरकार की सहायता नहीं करना था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य सत्ता की अवज्ञा करना था। ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया थी। ऑप्शन 3 खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन कारणों में से एक था। तो आपको बताना है इसमें तीनों में से कौन सा कथन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, और एक है डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इन दोनों के संबंध में आपको बताना तीनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य नियमों और प्रशासन के विशिष्ट समूहों को तोड़कर सरकार को अपाहिज या कमजोर बनाता, जबकि असहयोग आंदोलन ने प्रशासन के साथ सहयोग न करके सरकार के कामकाज को ठप करने की कोशिश की गई थी।
ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है। असहयोग आंदोलन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो है गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने असहयोग आंदोलन। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो है सही है। खिलाफत आंदोलन सेवर्स की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा और तुर्क साम्राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध था। तो इसमें देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है, एक और तीन। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 17 की बात करें, 70 बोल रहे हैं। 17 में देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन एक, चौरा चौरी कांड के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। ऑप्शन दो, तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया। ऑप्शन तीन, बरदौली सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन को अतिरिक्त बढ़ावा दिया गया। तो आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन एक की बात करें तो चौरा चौरी कांड की शुरुआत, जैसा कि बात हुई, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, जबकि गांधी इरविन समझौते के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन एक जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो सही है। ठीक है, तमिलनाडु में सी राजगोपाल ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। और इस दांडी मार्च की शुरुआत जो तमिलनाडु में हुई थी 13 अप्रैल 1930 को तिरुचिरापल्ली से शुरू हुआ था। और इसके अलावा ये जाकर वेदारण्यम की ओर बढ़ा, समुद्र से सीधे नमक इकट्ठा करके प्रदर्शन मार्च जो है प्रदर्शन करने वालों को नमक कानून तोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन की बात करें तो तीन भी सही है, यानी बरदौली सत्याग्रह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अतिरिक्त बढ़ावा दिया। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह में भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन को नेतृत्व किया था। तो इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कर विरोधी अभियान पूरी गति में था, तो इससे ये बढ़ावा मिला था। तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही है, दो और तीन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें क्या पूछा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ऑप्शन दो, सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी देखी गई। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत है। गांधी इरविन संधि के ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत कर दिया था। ये बात तो हम कई बार बता चुके हैं। और 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित किए गए राजनीतिक समझौता था। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत, ऑप्शन दो भी गलत, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी कम देखी गई थी। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सांप्रदायिक प्रचार मुस्लिम भागीदारी के प्रमुख बाधक थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन दो भी गलत है, यानी अगर देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा बता दें कि जब खिलाफत और असहयोग आंदोलन के पतन में मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग कर दिया था। ठीक है, जब ये दोनों आंदोलन का पतन हुआ था तभी से ये लोग अलग हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, सविनय अवज्ञा आंदोलन महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। ऑप्शन दो, साइमन कमीशन का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों में से एक था। ऑप्शन तीन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। अगर बात करें ऑप्शन एक की तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी बड़े पैमाने पर थी। ठीक है, जैसे नमक मार्च के दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और नमक का निर्माण किया। उन्होंने विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर भी धरना दिया। तो इससे पता चलता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो सही है। भारतीय सांविधिक आयोग या साइमन आयोग की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने और भविष्य के उपायों को सुझाव देने के लिए ये जो है कमीशन का गठन किया गया था, और भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस प्रकार, और बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि उसमें एक ये भी था निष्कर्ष कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज था। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में क्या पूछा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का आयात बढ़ा। ऑप्शन 2, दिल्ली समझौता सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई हुआ। ऑप्शन 3, अमीर किसान समुदाय सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं रहे। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय व्यापारियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। मूल रुपए का मूल्य जो कि कमजोर था, विदेशी मुद्रा अनुपात के आयात को हतोत्साहित करता था, तो जाहिर सी बात है आयात बढ़ेगा नहीं। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें क्या है? गलत है। तो ऑप्शन 1 जहां होगा एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 2 की बात करें, 2 सही है। 1931 के दिल्ली समझौते में, जो गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत हुआ था, और इसमें कुछ मांगें रखी गई थी और उस पर सहमत व्यक्त की गई थी, जिसमें था हिंसा के दोषियों को छोड़कर सभी कैदियों को रिहा करना, शराब और विदेशी सामानों को शांतिपूर्ण धरना की अनुमति, नमक के मुफ्त जो है संग्रह की अनुमति, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेना। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी इसमें गलत है, यानी अमीर किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक थे। ठीक है, वे व्यापार घाटा और गिरती कीमतों से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे तो जब इसमें केवल कौन सा सही है? ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन बी सही है। तो हमने कोशिश की जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन मैंने सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब आपका काम है इसको अक्षर से देखना, और 3 बजे डेली शाम को टेस्ट होता है। रिवीजन सीरीज चल रही है इन्वायरमेंट की, आप उसको देख सकते हैं। फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज बीच बीच में आपको 3 बजे मिलती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे की भी टेस्ट सीरीज चालू हो गई है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको पीडीएफ मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको टेस्ट पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए तो टेस्ट को पूरा देखिए। 1.25 पे करके देख लीजिए, अगर आप लोगों को सब आता है